हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर चैप्टर 2 जैविक खेती परिभाषा महत्व एवं भविष्य, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जैविक खेती का भविष्य। आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। भारत में जैविक खेती का भविष्य में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में रासायनिक पदार्थों की खेती में अधिक उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए तथा क्रमबद्ध तरीके से इनका उपयोग कम किया जाना चाहिए तथा जैविक कृषि के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। जो भारत में रासायनिक पदार्थों से जो खेती हो रही है उसके उपयोग को कम करना चाहिए तथा जैविक कृषि के जो सिद्धांत उनको लागू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2000 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अप्रैल 2000 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2001 से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाओं स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड एवं एपीडा को अधिकृत एजेंसी बनाया गया। जो ये 4 प्रमाणीकरण संस्थान हैं जिनको सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001 को अधिकृत एजेंसी बनाया गया। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई उसके तहत भारत सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में जैविक खेती विश्व के लगभग 179 देशों में 509 लाख हेक्टेयर भूमि पर 24 लाख कृषकों द्वारा की जा रही है। जैविक खेती 179 देशों में 509 लाख हेक्टेयर भूमि पर 24 लाख कृषकों द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, भारत में निम्न कारणों से जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। जो भारत में जैविक खेती है उसकी संभावना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है, संसाधनों की उपलब्धता, देश की विविध जलवायु, अपार प्राकृतिक संपदा, समृद्ध पशुधन, उपभोक्ता बाजार, रासायनिक उर्वरक के प्रति इकाई क्षेत्र में कम खपत इत्यादि के कारण देश में जैविक खेती की प्रचुर संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग। भारत में अधिकतर छोटे और मध्यम श्रेणी के कृषकों के खेत पर प्रति इकाई क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों एवं अकार्बनिक पदार्थों की खपत अन्य देशों की तुलना में कम है। भारत का वर्ष में 2014 में औसत उर्वरक एवं पेस्टिसाइड की खपत क्रमशः 128 किलोग्राम पर हेक्टेयर तथा 310 ग्राम पर हेक्टेयर था। जो उर्वरक था उसकी खपत हुई थी 128 किलोग्राम पर हेक्टेयर और जो पेस्टिसाइड था उसकी खपत हुई थी 310 ग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट, नत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सूक्ष्म तत्वों पोटाश की पोषक तत्व उपयोग दक्षता 33, 15 एवं 20% थी जो कि कम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है कार्बनिक अवशिष्टों की उपलब्धता। भारत में काफ़ी मात्रा में प्रतिवर्ष कार्बनिक
अवशिष्टों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देश में प्रतिवर्ष उपलब्ध 280 मिलियन टन गोबर, 273 मिलियन टन फसल अवशेष, 6,351 मिलियन टन कूड़ा करकट तथा 22 मिलियन टन हेक्टेयर में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों का उचित उपयोग कर जैविक माध्यम से फसलों की पोषक तत्वों की मांग पूरी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना क्या है, 280 मिलियन टन गोबर, 273 मिलियन टन फसल अवशेष, 6,351 मिलियन टन कूड़ा करकट तथा 22 मिलियन हेक्टेयर में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों का उचित उपयोग करके पोषक तत्वों की मांग पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात की संभावना। भारत में विविध जलवायु के कारण गुणवत्तायुक्त फसलें जैसे मसाले, औषधीय एवं सुगंधीय फसलें, बासमती व अन्य चावल, फल सब्जियां, कपास, चाय, कॉफी, गेहूं आदि की जैविक खेती की जाकर तथा उनका निर्यात कर हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। भारत में यदि हम मसाले, औषधीय एवं सुगंधीय फसलें, बासमती व अन्य चावल, फल सब्जियां, कपास, चाय, कॉफ़ी, गेहूं आदि उनका उत्पादन कर उचित गुणवत्ता युक्त हम विदेशी निर्यात कर मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, प्रमाणीकरण संस्थाओं की उपलब्धता। जैविक खेती की मुख्य समस्या जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट, जैविक उत्पादों का विदेशी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया काफ़ी महंगी पड़ती है। जो जैविक उत्पाद हैं उनकी विदेशी प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो महंगी पड़ती है, परंतु आज देश में 26 से ज़्यादा संस्थाओं को सरकार ने अधिकृत कर जैविक प्रमाणीकरण के कार्य को सुविधाजनक कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवांश खाद एवं उनकी उपयोगिता। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जल, वायु तथा प्रकाश के अतिरिक्त जीवों के लिए प्रकृति की सबसे महान देन भूमि है। जो जल, वायु तथा प्रकाश है उसके अतिरिक्त जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महान देन भूमि है। यदि भूमि उर्वरता एवं उत्पादकता कम रहेगी तो उत्पादन कम होगा। जो भूमि की उर्वरता है और उत्पादकता है वो कम रहेगी तो उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, खाद की डेफिनेशन पूछी जाए तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक खाद या पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व या कार्बनिक खाद या पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, उन्हें खाद कहते हैं। खाद का अभिप्राय प्राकृतिक पदार्थों से है। इनमें पशु पक्षियों का मलमूत्र, पेड़ पौधे, घास चारा आदि के अवशेष सम्मिलित हैं। खाद किससे बनता है? पशु पक्षियों का मलमूत्र, पेड़ पौधे, घास चारा आदि के अवशेष से मिलकर बनता है। स्थूल कार्बनिक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद व सांद्रित कार्बनिक खादों में खलिया हड्डी की खाद आते हैं। आगे बात करेंगे हम, आएगा स्थूल खाद और सांद्रित कार्बनिक खादों में उनको क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है खाद की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द खाद्य से हुई है, जिसका अर्थ भोजन से है। भोजन संतुलित एवं पूर्ण हो तभी पेड़ पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यदि भोजन पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होगा तो पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाएंगे। तो खाद का शब्द खाद का जो अर्थ है वो इसी से, खाद्य पदार्थ से, यदि भोजन से है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवांश शब्द का संधि विच्छेद जीव प्लस अंश, अतः जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीव का अंश हो। ऐसी खाद को प्राकृतिक या जैविक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। जीवांश खाद किसे कहते हैं? जिसमें जीव का अंश पाया जाता हो उसे
हम प्राकृतिक खाद या जैविक खाद या कार्बनिक खाद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवांश खाद में मुख्यतः गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद, हड्डी की खाद, पोल्ट्री खाद, मछली की खाद, मानव विष्ठा की खाद आदि आती हैं। जो जीवांश खाद होती है उसमें गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली की खाद, हड्डी का चूरा या हड्डी की खाद, पोल्ट्री खाद, मछली की खाद, रक्त की खाद और मानव विष्ठा की खाद आदि आते हैं। जैविक उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल आदि जीवांश खाद हैं। जो जैविक उर्वरक हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल आदि भी जीवांश खाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जीवांश खादों की उपयोगिता। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सघन खेती में समन्वित पौध पोषण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो सघन खेती होती है उनमें समन्वित पौध जो पोषण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में कृषि उत्पादन में 50% वृद्धि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोगों से हुई है। जो विश्व में कृषि उत्पादन होता है उसका 50% जो वृद्धि होती है वो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होती है। थर्ड पॉइंट, वर्तमान समय में उच्च विश्लेषण उर्वरकों जैसे यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश के अधिक प्रचलन के कारण मृदा में गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है। जो हम यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश के जो उपयोग करते हैं उससे गौण व सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 47% मृदाओं में जस्ता, 11.5% में लोहा, 4.8% में तांबा तथा 4% मृदाओं में मैग्नीज की कमी जिनका प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है। जो ये मृदाएं इनमें जस्ता और लोहा, तांबा तथा मृदाओं में जो मैग्नीज की कमी होती है जिससे इनका प्रभाव फसलों पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दलहन तिलहन प्रयोग में गंधक तथा अधिक उपज देने वाली फसलों में जो गंधक का प्रयोग है वो आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मृदाओं में जैविक कार्बन की सर्वत्र कमी है। जो भारतीय मृदाएं हैं उनमें जैविक कार्बन की सबसे ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवांश खादें जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक, कंपोस्ट आदि मृदा उर्वरता बनाए रखने, उत्पादन को स्थिर रखने एवं पोषक तत्वों का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जो जीवांश खादें होती है जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक, कंपोस्ट आदि मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए, उत्पादन को स्थिर रखने एवं पोषक तत्वों का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवांश खाद के उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तीनों ही अवस्थाओं में सुधार होता है। जीवांश खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तीनों ही अवस्थाओं में सुधार होता है। इसकी उपयोगिता निम्न है। फर्स्ट है मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। भूमि की संरचना में सुधार होता है। रेतीली हल्की मिट्टी सघन तथा दानेदार संरचना की हो जाती है। बारी भूमि हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। जो भूमि की संरचना है उसमें सुधार होता है। रेतीली हल्की मिट्टी सघन तथा दानेदार संरचना में बदल जाती है और बारी भूमि हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। वायु संचार में वृद्धि होती है। पानी व वायु द्वारा मृदा का अपरदन कम हो जाता है जिससे मृदा संरक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा ताप नियंत्रण में रहता है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। भूमि में जल निकास अच्छा हो जाता है। जो मृदा की भौतिक अवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इन निम्न
जो पॉइंट दे रखे हैं इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, मृदा की रासायनिक अवस्था पर प्रभाव। पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन्स एवं एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है जो लाभकारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। जो क्षारीय मृदा होती है उनका पीएच मान कम हो जाता है। मृदा की क्षारीयता व लवणीयता में सुधार होता है। मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है और मृदा की तनाव विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। जो मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है मृदा की जैविक अवस्था पर प्रभाव। मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होने के कारण पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। जीवांश खादें सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में होने वाली क्रियाएं जैसे नाइट्रीकरण, अमोनीकरण तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा में वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होने लगता है। फिफ्थ पॉइंट, जीवाणु जटिल पदार्थों का विच्छेदित कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है, जो जीवाणु होते हैं वो जटिल पदार्थों का विच्छेदित कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है जीवांश खादों का वर्गीकरण। जीवांश खादों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। फर्स्ट है स्थूल कार्बनिक खादें और सेकेंड है सांद्र कार्बनिक खादें। स्थूल कार्बनिक खादें क्या होती हैं? ऐसी खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ऐसी जो जीवांश खादें होती है जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की कम होती है वे स्थूल कार्बनिक खादें कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि। सेकेंड है सांद्र कार्बनिक खादें। ऐसी जीवांश खादों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जस्ट अपोजिट, जैसे खलिया, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, मछली खाद आदि। जो सांद्र कार्बनिक खादें होती हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवांश खादें बनाने की विधि। गोबर की खाद। गोबर की खाद का प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से हो रहा है। जो गोबर है उसकी खाद का उपयोग, जो प्रयोग है वो हमारे देश में प्राचीन काल से हो रहा है। गोबर की खाद से तात्पर्य ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं के ठोस तथा द्रव मलमूत्र से सनी बिछावन। बिछावन क्या होता है? पुआल, भूसा, चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां, रेत आदि जो होती है उसे बिछावन कहते हैं। बिछावन को गड्ढों में सड़ाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है गोबर की खाद के मुख्य घटक। गोबर की खाद के मुख्य 3 घटक हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। फर्स्ट है गोबर। पशुओं के मल के ठोस पदार्थ में कई अघुलनशील व बिना पचे पदार्थ होते हैं। जो पशुओं का गोबर होता है उसमें ठोस पदार्थ व कई अघुलनशील व बिना पचे पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त 0.3 से 0.7% नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस व 0.3 से 0.5% पोटेशियम तथा कुछ गौण व सूक्ष्म तत्व आदि पाए जाते हैं। जो ये अंक दे रखे हैं जो प्रतिशत में, इनको विशेषकर ध्यान में रखना है। सेकेंड है मूत्र। मूत्र का मुख्य अवयव यूरिया है। यह 2% होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र में अनेक रासायनिक पदार्थ अघुलनशील अवस्था में होते हैं। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो अघुलनशील अवस्था में होते हैं। मूत्र में नाइट्रोजन 0.4% से 1.35% पाया जाता है। फास्फोरस 0.05 से 0.10%, पोटेशियम 0.5 से 2.0% होता है।
पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। थर्ड है बिछावन। बिछावन क्या होता है? पशुओं के मूत्र को शामिल करने के लिए बिछावन का प्रयोग करता है। जो पशुओं का मूत्र होता है उसको शोषित करने के लिए बिछावन का प्रयोग करते हैं। बिछावन में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी उपलब्ध अवस्था में पाए जाते हैं। जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध अवस्था में पाए जाते हैं। बिछावन से खाद के ढेर में वायु संचार अच्छा होता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा खाद सड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है गोबर की खाद में पोषक तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि पाया जाता है। जो गोबर की खाद होती है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोबर की खाद में मुख्य तत्वों की मात्रा। नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25%, पोटेशियम 0.5% होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ध्यान में रखना है। जो ये अंक दे रखे हैं इनको विशेषकर पढ़ना है और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गोबर की खाद तैयार करने की विधि। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्तमान प्रचलित विधि। हमारे देश में गोबर की खाद तैयार करने की वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण है। इससे प्राप्त खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है व खाद की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी द्वारा सूखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा ढेर के रूप में खुले गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं। जो मिट्टी द्वारा सूखा गया मूत्र तथा बचा हुआ चारा होता है उसको खुले गड्ढों में इकट्ठा कर लेते हैं। अधिकांश गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है संशोधित गड्ढा विधि। इस विधि में खाद बनाने के लिए 1.10 मीटर गहरा, 2.0 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। जो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.10 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। 1 वर्ष के लिए यह पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, चिकनी भूमि में पक्के व कच्चे दोनों प्रकार के गड्ढे बनाए जा सकते हैं। जो चिकनी भूमि होती है उसमें हम कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के गड्ढे बना सकते हैं। गड्ढे छायादार व ऊंचे स्थान पर बनाने चाहिए जिससे वर्षा का पानी गड्ढों में न भरे। जो गड्ढे बनाते हैं हम उनको ऊंचे स्थानों पर बनाने चाहिए जिससे वर्षा का पानी गड्ढों में न भरे। सर्वप्रथम गड्ढों के पेंदों में 10 से 20 सेंटीमीटर की परत चारे या बिछावन की लगानी चाहिए। इसके बाद गोबर व मूत्र की 75 से 100 सेंटीमीटर परत डालनी चाहिए। इस क्रम में गड्ढे की भराई भूमि सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंची हो जाते हैं। इसके बाद ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर की परत में इसके बाद ढेर को समतल कर 10 सेंटीमीटर की परत में गड्ढों को बंद कर देना चाहिए। गड्ढों में खाद 5 से 6 माह में सड़कर तैयार हो जाती है। थर्ड है ट्रेंच विधि। इस विधि में 6 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई, 1.0 मीटर गहराई की ट्रेंच का मतलब होता है खाई या नाली तैयार की जाती है। इस विधि में ट्रेंच की लंबाई बढ़ाई जा सकती है परंतु गहराई नहीं बढ़ाते हैं। इस विधि में बिछावन, मलमूत्र आदि को गड्ढे के आधे भाग में भरते हैं। जब गड्ढे का आधा भाग बढ़ते बढ़ते भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार या डोम आकार का रूप देकर गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेप देते हैं। जब गड्ढे का जो आधा भाग होता है उसको बढ़ते बढ़ते वो यदि भूतल से आधा मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे गोलाकार या डोम आकार का रूप देकर गोबर तथा मिट्टी के मिश्रण से लेप देते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि की यह विशेषता है कि जब 3 माह में दूसरा ढेर बनता है तब तक हम पहले ढेर की खाद सड़कर
तैयार हो जाते उसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सड़ी गोबर की खाद की पहचान। अच्छी सड़ी हुई गोबर की का कोई घटक अलग से नहीं दिखाई देता। खाद में किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती है। खाद भुरभुरी तथा उसका रंग हल्का भूरा होता है। जो खाद होता है उसका रंग हल्का भूरा होता है और उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। गोबर के खाद की प्रयोग विधि। साधारणतया सभी फसलों में सभी फसलों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर व सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की मात्रा में प्रयोग में ले जाते हैं। मात्रा को ध्यान में रखना है। 10 से 15 टन फसलों के लिए, सब्जियों के लिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करते हैं। जो बुआई का समय होता है उससे 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। खेत में खाद को समान रूप में बिखेर कर हल से जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं। खेत में खाद डालने के बाद ज़्यादा समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा खाद से नाइट्रोजन का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेत में खाद को खुला छोड़ना हो तो छोटी छोटी ढेरियाँ नहीं करके बड़े ढेर के रूप में खाद को खेत में खुला छोड़ देना चाहिए। यदि हमें खेत में खाद को खुला छोड़ना है तो छोटी छोटी ढेरियाँ नहीं बनानी है, हमें बड़े ढेर के रूप में खाद को खेत में खुला छोड़ना है। इसी के साथ आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।